अकाउंटिंग ट्रेनिंग का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक टर्निंग पॉइंट है अकाउंटिंग इक्वेशन। जेएच करियर की पाठशाला में डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा कि हमारी जो बैलेंस शीट होती है, असेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल, ये बराबर इक्वल क्यों आ जाती है? क्या राज है इसका? इस पे विचार कीजिए, सोचिए। इस टॉपिक का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स क्या है जो कि आपको कोर्स में नहीं मिलेगा? यही टॉपिक है जो आपकी कैरियर के लिए, ट्रेनिंग के लिए ये माइलस्टोन है जो आपको ऑपरेटर से अकाउंटेंट का माइंड सेट देता है। क्यों? क्योंकि ऑडिट की जब फर्स्ट फेज कंप्लीट होती है, जहां आपके सारी वर्किंग के वेरिफिकेशंस होते हैं, तब वहाँ इनकम टैक्स कितनी पे करें और कितनी लायबिलिटी आ रही है, ये सवाल आता है, और उसको कैसे कम किया जाए। तो यहाँ पर एक शब्द प्रैक्टिकल वर्किंग में यूज़ होता है, उसको बोलते हैं मैनिपुलेशन। तो इसके लिए एक मीटिंग होती है प्रोपराइटर, डायरेक्टर्स, अकाउंटेंट और सीए के बीच। अब वो होती है डिसीजन स्टेज कि किसको कम किया जाए, किसको इंक्रीज किया जाए, किसको डिक्रीज किया जाए, ताकि इनकम टैक्स को बचाया जा सके और अकाउंटिंग प्रिंसिपल का, टैक्स के नियमों का ध्यान रखते हुए, बैलेंस बनाते हुए। तो इस स्टेज पे सीए ओनली अकाउंटेंट को गाइडलाइन देता है, लेकिन उसकी वर्किंग एक उसके निर्देशानुसार प्रिपेयर करने की जिम्मेदारी जो होती है वो अकाउंटेंट की होती है। तो ये टॉपिक आपको वो योग्यता, वो क्षमता, वो समझ, वो माइंडसेट देता है, ताकि आप इस मीटिंग को सक्सेसफुली अटेंड कर सकें और सीए के निर्देशों को लेके उसका पालन करके उसको वापस वर्किंग को फाइनल करके दे सकें। और ये सारी वर्किंग दोस्तों आपको कोर्स में नहीं मिलेगी। ओनली एक वर्किंग अकाउंटेंट ही आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से सिखा सकते हैं। तो आइए आप और हम सब मिलके आपके करियर की दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? तो अकाउंटिंग इक्वेशन एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जहाँ असेट्स और लायबिलिटी जो होते हैं वो बराबर होते हैं। और ये जो होते हैं, इसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं, चूंकि हम जर्नल एंट्री करते हैं, डेबिट और क्रेडिट। तो दोनों अकाउंट आपस में, दोनों साइड के अकाउंट अमाउंट जो लेते हैं इक्वल लेते हैं, इस तरीके से अकाउंट इक्वल होते हैं। तो यहाँ देखिए, असेट्स इक्वल टू लायबिलिटी, टोटल इक्विटीज, इक्विटीज मीन्स कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो इसको दूसरे तरीके से भी शो कर सकते हैं। अगर एसेट्स निकालने हो तो लायबिलिटी प्लस कैपिटल करेंगे तो एसेट निकल जाएंगे। अगर हमको लायबिलिटी ज्ञात नहीं है तो एसेट में से लायबिलिटी, कैपिटल माइनस करेंगे तो लायबिलिटी मिल जाएगी। अगर हमको कैपिटल ज्ञात नहीं है तो एसेट में से लायबिलिटी माइनस करेंगे तो आपको कैपिटल ज्ञात हो जाएगी। इस बैलेंस शीट को बड़े ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए फिर से, इस एंगल से। तो इस तरीके से फाइनली अकाउंटिंग इक्वेशन जो होता है वो लायबिलिटी प्लस कैपिटल, इक्विटी और एसेट्स का संतुलित फॉर्म होता है। ये संतुलन कैसे बनाए रखने और कैसे बनाए रखना है, तो ये इस वर्किंग से आप परिचित हैं। आप ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट बहुत अच्छे से बनाते हैं, समझते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए एक्सटेंडेड बेसिक इक्वेशन, डेबिट क्रेडिट के रूल को ध्यान में रखते हुए क्या इफेक्ट होंगे, इसको बड़े ध्यान से इस वीडियो को पॉज करके फिर से अभ्यास करिए, इस फॉर्मेट को ध्यान में रखते हुए। एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है, और एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ओनर्स कैपिटल माइनस ओनर्स डिविडेंड प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस होता है। जहाँ पर ये सारे वैल्यू पुट करिए और इसका वीडियो पॉज करके राइटिंग में अभ्यास करिए। तो फाइनली एक्सटेंडेड अकाउंटिंग इक्वेशन जो होती है उसमें एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है, और एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल में प्रॉफिट हम प्लस करते हैं, या फिर बोले प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, रेवेन्यू, जिसको हम ग्रॉस प्रॉफिट बोल सकते हैं, माइनस एक्सपेंसेस। और फाइनली एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस होता है, और फाइनली जो फॉर्मेट है वो एसेट प्लस एक्सपेंसेस इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू होता है। अब हम अप्रोच की बात करते हैं कि हमें अप्रोच कैसे करना है। तो जैसा आप जनरल एंट्री में डेबिट साइड अगर एसेट्स की एंट्री करते हैं तो वो इंक्रीज होते हैं, और उसी एसेट की क्रेडिट साइड अगर एंट्री करते हैं तो वो एसेट जो आपके डिक्रीज होते हैं। इसको आगे एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। इसी तरीके से लायबिलिटी या कैपिटल की एंट्री अगर क्रेडिट साइड होती है तो लायबिलिटी और कैपिटल इंक्रीज होती है, और अगर डेबिट साइड एंट्री होती है तो वो डिक्रीज होते हैं। अब नेचर ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करें तो इसमें दो प्रकार के ट्रांजेक्शन होते हैं। एक वो ट्रांजेक्शन होते हैं जो दो आइटम को अफेक्ट करते हैं, और दूसरे प्रकार के ट्रांजेक्शन होते हैं जो दो से अधिक आइटम को अफेक्ट करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि दो साइड के ट्रांजेक्शन को कौन कौन सी चीज़ें इफेक्ट करती है। तो जैसे पहला कि प्रोपराइटर कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, तो एक तरफ आपकी कैश और बैंक में बैलेंस बढ़ता है और दूसरी तरफ आपकी कैपिटल इंक्रीज होती है। दोनों साइड इंक्रीज होते हैं, एसेट भी इंक्रीज होते हैं, लायबिलिटी भी इंक्रीज होती है। इसी तरीके से अगर
कैपिटल को डिक्रीज करना है और असेट को भी डिक्रीज करना है, तो ड्राइंग का एग्जांपल है। अगर ड्राइंग करते हैं तो कैपिटल लायबिलिटी आपकी डिक्रीज होती है और दूसरी तरफ आपका कैश और बैंक भी डिक्रीज होता है। तो दो आइटम को अफेक्ट करने वाले एक और एग्जांपल है। अगर एसेट में इंक्रीज होता है और लायबिलिटी में इंक्रीज होती है तो क्रेडिट परचेस हम करते हैं तो स्टॉक इंक्रीज होता है और दूसरी तरफ क्रेडिटर इंक्रीज होते हैं। ऐसे ही हम बैंक से लोन लेते हैं तो असेट साइड कैश या बैंक बैलेंस इंक्रीज होता है और बैंक लोन लायबिलिटी की तरफ इंक्रीज हो जाता है। अगर क्रेडिटर को हम पेमेंट करते हैं तो हमारे कैश या बैंक में से असेट जो है वो रिड्यूस हो जाता है। तो इस तरीके से लायबिलिटी भी डिक्रीज होती है और असेट भी डिक्रीज होते हैं। अब ऐसे ट्रांजेक्शन जो दो से अधिक आइटम को अफेक्ट करते हैं, जैसे आप कैश में सेल करेंगे 30,000 रुपये की, तो उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो 25,000 थी, उसमें 5,000 जो है वो प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से आपके तीन आइटम इफेक्ट होंगे। एक तो कॉस्ट ऑफ गुड्स, जहाँ स्टॉक पे उसका इफेक्ट आएगा। दूसरा कैश जो है वो 30,000 से इंक्रीज हो जाएगी और दूसरा कैपिटल जो है वो प्रॉफिट के रूप में 5,000 से इंक्रीज हो जाएगी। तो प्रोसीजर की बात करें, इस प्रोसीजर को अकाउंटिंग इक्वेशन को कैसे फॉलो करना है। तो सबसे पहले ट्रांजेक्शन को आप एनालाइज कीजिए और असेट और लाइबिलिटी और कैपिटल या रेवेन्यू और एक्सपेंसेस पे किस तरीके से इफेक्ट है उस पर ध्यान दीजिए। फिर इफेक्ट को डिसाइड करने के बाद उस ट्रांजेक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज पे डिसाइड कीजिए कि वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। फिर उसको इफेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको रिकॉर्ड करना है। कैसे, एक एग्जांपल के माध्यम से समझिए। पहले जो आप जर्नल एंट्री करते थे वही जर्नल एंट्री करनी है, लेकिन यहाँ फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। तो इस फॉर्मेट में आपको जर्नल एंट्री करनी है। सबसे पहली जर्नल एंट्री, मिस्टर रियाज जो बिजनेस 50,000 रुपये कैश से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए असेट तरफ आपका 50,000 प्लस हो गया और कैपिटल में 50,000 प्लस हो गया। ये फर्स्ट स्टेज हुआ। ट्रांजेक्शन नंबर 2, इसी में ऐड करना है, इंक्रीज होते चलेंगे। वहाँ जर्नल एंट्री होती थी, यहाँ आपका अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट है, इसमें आपको वही चीज़ें पुट करनी है। तो फर्नीचर आपने नगद में परचेस किया 10,000 रुपये का, तो कैश 50 था, तो माइनस 10,000 हो गया और फर्नीचर प्लस हो गया। और इसमें कैपिटल पे आपका कोई असर इफेक्ट नहीं आया। ट्रांजेक्शन नंबर 3, आपने माल परचेस किया कैश में 10,000 रुपये का, तो इसमें 40,000 रुपये से 10,000 रुपये कैश चला गया और उतने का आपके पास स्टॉक जुड़ गया। इस तरीके से आपके एसेट साइड के टोटल वही 50 ही रहेंगे और लाइबिलिटी साइड पे इसका कोई असर नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। आपने माल जो क्रेडिट पे परचेस किया 5,000 रुपये का, तो 5,000 रुपये का असेट साइड स्टॉक इंक्रीज हुआ और इधर आपके लाइबिलिटी साइड 5,000 रुपये के क्रेडिटर इंक्रीज हो गए। इस तरीके से अब दोनों साइड का टोटल जो है आपका 55,000 हो गया। आगे बढ़िए। आपने माल जो है 2,000 रुपये का सेल किया, जिसकी कॉस्ट प्राइस जो थी वो 1,500 रुपये थी। इस तरीके से देखिए असेट साइड आपके 2,000 रुपये जो है वो कैश में प्लस हो गए, लेकिन स्टॉक जो है आपका 1,500 ही माइनस हुआ। तो ये 500 रुपये डिफरेंस जो है वो आपके पास प्रॉफिट आया था, जो लाइबिलिटी साइड में कैपिटल में प्लस हो गया। इस तरीके से अब आपका दोनों साइड का टोटल जो होगा 55,500 रुपये होगा। आगे बढ़ते हैं। ट्रांजेक्शन नंबर 6, आपने माल जो है क्रेडिट पे 4,000 रुपये का पर सेल किया है, जिसकी कॉस्टिंग थी 3,000 रुपये। इस तरीके से इसमें भी 1,000 रुपये आपका प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। तो स्टॉक तो आपका 3,000 रुपये से माइनस हुआ, लेकिन उतने आपके 4,000 रुपये के डेबिटर्स आ गए। तो ये जो एसेट साइड 500 रुपये का जो गैप है वो 1,000 रुपये का जो गैप है वो आपका कैपिटल में प्रॉफिट के रूप में प्लस हो गया। और इस तरीके से फिर से आपके जो एसेट और लाइबिलिटी का टोटल है 56,500 रुपये इक्वल ही रहेगा। तो एक एक ट्रांजेक्शन की एक एक स्टेज कैसे डिक्रीज और इंक्रीज करिए इस पे आप ध्यान दीजिए और आवश्यकता अनुसार वीडियो को पॉज करके आप इसका राइटिंग में प्रैक्टिस करना है। आगे बढ़िए। 1,000 रुपये हम क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं, तो देखिए आपका कैश जो है 1,000 रुपये माइनस हो गया और इधर लाइबिलिटी में क्रेडिटर जो है 1,000 माइनस हो गया। इस तरीके से वापस आपके एसेट लाइबिलिटी जो है 55,500 के हो गए। ट्रांजेक्शन नंबर 8, डेबिटर से आपको 1,000 रुपये कैश मिले जिनको हमने क्रेडिट पे माल बेचा था। तो इसमें देखिए आपके डेबिटर्स में से 1,000 माइनस हो गया और जो कैश है 1,000 प्लस हो गया। तो इस तरीके से अब ये फाइनल स्टेज में आपके पास कैश जो है 32,000 रुपये आया, फर्नीचर 10,000 रुपये के हैं, आपके पास माल स्टॉक जो मर्केंटाइज है वो 10,500 रुपये का है और डेबिटर आपके 3,000 रुपये हैं और इधर क्रेडिटर आपके 4,000 रुपये और कैपिटल आपकी 51,500 रुपये। अब इस फाइनल फिगर को आपको बैलेंस शीट फॉर्मेट में स्टेप बाय स्टेप लिखना है और बैलेंस शीट को इक्वल सेट करना है। तो इस तरीके से एक एग्जांपल मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब एक एग्जांपल आपको स्वयं बनाना है इक्वेशन, जिसमें ये
5 स्टेप लिखे हुए हैं, इस वीडियो को यहाँ पॉज कर लीजिए और कॉपी में आप मैनुअली सेम फॉर्मेट में आप इसको बनाइए। ये आपके लिए असाइनमेंट है। और जब इसको वेरीफाई करना हो तो वीडियो को वापस प्ले करके आप इसे यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।